हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखिए, आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो पार्टनरशिप वॉल्यूम वन, क्लास 12 पार्टनरशिप वॉल्यूम वन के अंदर लास्ट चैप्टर है, 7 चैप्टर है, जो कि हमारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो ये समझ लें, ठीक है ना। उसका डिस्कशन हम डिटेल में भी करने वाले हैं। देखो, चैप्टर बहुत आसान है। इस चैप्टर को भी मैंने इस तरीके से डेवलप किया है कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एडमिशन के अलावा कुछ पढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट के अलावा पढ़ रहे हैं, डेथ के अलावा कुछ पढ़ रहे हैं। प्रोसीजर सेम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। उस थ्योरेटिकल पार्ट को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये पार्टनरशिप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है। तो उसका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कभी कभी एक आध नंबर में आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है। तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो, डिसोल्यूशन का मतलब होता है दुकानदारी बंद करना। मतलब सारे फर्म्स को, फर्म का अगर डिसोल्यूशन हो गया है, इसका मतलब है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है, हिसाब किताब बंद करना है। जिसको पैसे देने हैं दे दो, जिससे लेने हैं ले लो, फाइनल पैसा लेन देन खत्म करो, पैसे दे करके खत्म करो। कुछ पैसा अगर मिलाना पड़ रहा है तो जेब से मिला दो। अल्टीमेटली हिसाब किताब बंद करना है। कोई ये कहने के नहीं आए हमारे पास दुकानदारी बंद करने के बाद कि यार तुमने हमारे पैसे तो दिए ही नहीं, ठीक है। फाइनल उससे हिसाब किताब कर लो। कम देना है तो कम दे दो, ज्यादा देना है तो ज्यादा दे दो, जो भी देना करना है वो सब दे करके हिसाब किताब बनाओ। कोई बाद में दुकानदारी बंद करने के बाद, शटर में ताला लगाने के बाद हमसे ये कहने नहीं आए कि साहब आपने हमारे पैसे नहीं दिए, या दुकान के अंदर कोई सामान बच ना जाए, उसको हमें बेच करके जिसको भी देना है दे दो और फाइनल हिसाब किताब क्लोज कर दो। जो प्रॉफिट लॉस आता है पार्टनर आपस में बांट करके ले जाएं, बात खत्म। इसके बाद सब अपने अपने घर फ्री हैं। इसी बात को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। मतलब दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो हम, हमारे लिए जरूरी है ये समझना सबसे पहले। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। तो देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है कि दुकानदारी बंद हो जाना, ठीक है। देखो, लिखा भी हमने, क्या लिखा है? इट मीन्स क्लोजर ऑफ फर्म। इट मीन्स, देख लेते हैं क्या लिखा है। इट मीन्स क्लोजर ऑफ फर्म एंड एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स। इट कैन बी आइदर वॉलेंटरली, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से पार्टनर मिलकर डिसाइड कर ले, या इनकी मर्जी नहीं है तो फिर कोर्ट के डंडे के बेस पर दुकानदारी बंद हो। कोर्ट ने अगर ऑर्डर कर दिया है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट तो भी दुकानदारी बंद हो जाएगी। बिजनेस ऑफ द फर्म्स कम्स टू एन एंड। सॉरी, फर्म का बिजनेस एंड हो जाता है, मतलब हिसाब किताब बराबर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आल्सो मींस डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। यार, जब दुकानदारी ही बंद हो गई तो पार्टनर का मतलब क्या है? फिर पार्टनर भी खत्म, फिर पार्टनरशिप रही नहीं, मेन व्यक्ति ही खत्म हो गया तो फिर क्या मतलब है? फिर तो उसके से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सब खत्म हो जाएगी। मतलब फर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन तो माना ही जाएगा, एंड होना तय है, वो तो हो ही जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब हम आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। इसमें बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, बिजनेस का एंड नहीं होता। देखो, हम देखते हैं। इट मींस चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस। फर्म कंटिन्यू करेगी, पार्टनरशिप के रेशियो चेंज, पार्टनर्स के बीच के रेशियो चेंज हो गए, ठीक है। तो पुरानी सिचुएशन खत्म होकर के नई सिचुएशन अराइज हो गई, तो पुरानी जो बंद हो गई ये सिचुएशन, उसे क्या कहेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे। एमसीक्यू में आ जाता है 1 मार्क में, ठीक है। इट इज ऑलवेज वॉलेंटरली, अपनी मर्जी से होता है। कोर्ट के ऑर्डर से अगर हो गया तो फिर वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म नीड नॉट बी क्लोज। जरूरी नहीं है कि क्लोज कर दी जाए क्योंकि बिजनेस तो कंटिन्यू हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप डज नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन ये नहीं माना जाएगा कि फर्म खत्म हो गई है, क्योंकि फर्म तो कंटिन्यू कर रही भाई मेरे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि यार क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। जब कभी भी, ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात होगी तो हमें कितने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? हमें बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि एसेट्स लायबिलिटी को हमें
एसेट्स को रियलाइज करना है, लाइबिलिटी को, आउटसाइडर लाइबिलिटी को पे करना है। फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे आप एडमिशन में बनाते थे, रिटायरमेंट में बनाते थे, डेथ में बनाते थे। और लास्ट में बैलेंस शीट के एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में क्या बनता था? बैलेंस शीट बनता था, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू होता था। यहां पर बैलेंस शीट नहीं बनेगा, दुकानदारी बंद हो रही है तो पैसा लेना देना जो भी है कैश अकाउंट के थ्रू लेना देना करके खत्म करेंगे। सॉरी, इसको मैं ऐसे समझाता हूं, आप ये देख पा रहे हैं क्या? स्पाइडरमैन है, मतलब जब आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करोगे तो एक तरीके से जो अकाउंट्स बनेंगे ना, वो अकाउंट्स स्पाइडरमैन की तरह दिखता है। लुक्स लाइक है, एग्जैक्टली तो नहीं दिखता है बट लुक्स लाइक है स्पाइडरमैन। बहुत आसान है, अगर आप स्पाइडरमैन को आपने देखा है तो आप ये समझ लेंगे डिसोल्यूशन आपको आसानी से आ जाएगा, डिसोल्यूशन फॉर्म बहुत आसानी से आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हम इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। इसको हम समझते हैं और इसके बाद एक क्वेश्चन करके देख लेंगे तो और भी हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। देखो इस स्पाइडरमैन को समझते हैं। जब कभी भी आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करोगे तो पहला अकाउंट क्या बनेगा? पहला अकाउंट बनेगा, देखो अच्छा यहां लिखा नहीं है, लिख देते हैं। पहला अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां 3 पार्टनर है, ठीक है? कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। और तीसरा बनेगा बैलेंस शीट की बजाय क्या बनेगा? कैश या बैंक अकाउंट बनेगा। पहला काम क्या करना है? बैलेंस शीट की सारी आइटम जो एसेट्स है जिनसे पैसा रियलाइज होने वाला है उसे हम क्या करने वाले हैं? उसे हमें लिखना है डेबिट साइड में, बुक वैल्यू पर लिखना है। जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड थोड़ा कम होता है एसेट के कंपैरिजन में, अगर आप देखना तो लाइबिलिटी कम होगा, आइटम कम होंगे। सॉरी, थोड़ी गले में दिक्कत है, थोड़ा सा सॉरी है इसके लिए, एडजस्ट करना। और सारे फिर ध्यान से देखिएगा, इन सारी एसेट से पैसे रियलाइज होंगे। पहला इफेक्ट क्रेडिट हो गया है तो दूसरा इफेक्ट डेबिट होना है। अब वो या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा या फिर वो कैश अकाउंट में डेबिट होगा, और लिख रहा हूं मैं, ठीक है? इसके डबल इफेक्ट हो गए, सारी एसेट को बेचने जाएंगे तो पैसा आएगा, तो यहां क्रेडिट करके या तो कैश अकाउंट में डेबिट लिखेंगे या कोई पार्टनर पैसा ले गया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के में डेबिट लिख देंगे। अब इस लाइबिलिटी का पेमेंट, जो आउटसाइडर लाइबिलिटी, इसका पेमेंट या तो इधर होगा तो एक इफेक्ट डेबिट हो गया है, तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट होना है। कोई पार्टनर अगर पेमेंट कर रहा है लाइबिलिटी का तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा दी जाएगी, तो एक इफेक्ट या तो यहां पर हो जाएगा क्रेडिट या दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? कैश या बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। तो अल्टीमेटली आप देखो स्पाइडरमैन जैसा नहीं दिख रहा क्या? कुछ फील लेकर के अगर देखोगे, आप फील लोगे, महसूस करोगे तो आपको लगेगा कि ये स्पाइडरमैन जैसा कुछ हो रहा है। देखो आप, ऐसा नहीं हो रहा क्या? क्रॉस जैसा देखो आप, ये देखो स्पाइडरमैन जैसा दिख रहा है क्या? ये देख पा रहे हैं आप? इसीलिए मैंने इसको स्पाइडरमैन कहता हूं मैं। एग्जैक्टली तो नहीं है बट अगर आप फील करो तो है। इसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं और देखते हैं हम कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। बहुत सिंपल अप्रोच है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसी पर लेकर के आए हैं सो दैट आप आसानी से कर सके। देखो ये क्वेश्चन है, बैलेंस शीट है और सारे डिसोल्यूशन वाले आइटम दे रखे हैं कि कौन सी एसेट कितने में बिकी है और लाइबिलिटी का पेमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहला काम हमारा प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर विल नॉट चेंज। प्रोसीजर हमारा सेम है। प्रोसीजर क्या है? बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम को सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम को, पूरी एसेट को कॉपी करना है, पूरी लाइबिलिटी को हमें क्या करना है? कॉपी करना है। ठीक है, ये हमारा पहला प्रोसीजर है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, लोन टू बाय और कैश, ये सारे आइटम इसको क्या कर दें? कॉपी कर देते हैं। देखो एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, तो ये सारे आइटम डेबिट में ही कॉपी होंगे कहीं पर भी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये हम एडमिशन से पढ़ते आ रहे हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में यही होता है। जो बैलेंस जहां का है उसको वहीं पे लिखना है। अगर वो डेबिट का बैलेंस है तो डेबिट में लिखना है, क्रेडिट का बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखना है मेरी जान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, आपको हमेशा ये लेफ्ट और राइट पेज के कॉम्बिनेशन में बनाना है, चाहे आप एडमिशन पढ़ें, रिटायरमेंट पढ़ें, डेथ पढ़ें, डिसोल्यूशन पढ़ें। और
रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा 70 to 75 आपकी कॉपी के 70 to 75% पोर्शन को कवर करेगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बच जाता है 30%, मैंने उसको राइट हैंड साइड पेज पे ले लिया है। आप जब बनाएं तो 75% पोर्शन पे रियलाइजेशन बनाना, उसके बाद 30% पोर्शन पे 25 या 30% पोर्शन पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना, और अगर लगता है कि पार्टनर्स कैपिटल में आइटम ज्यादा आएंगे तो कैश अकाउंट बना लेना, इधर पार्टनर्स कैपिटल को राइट हैंड साइड पे ले लेना। अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पेज पे रियलाइजेशन अकाउंट लिया है बड़ा सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिया है, राइट हैंड साइड पेज पे लिया है, और उसी के नीचे मैंने कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट मैंने बनाया है। तो सबसे पहला काम है कॉपी करना, कॉपी कर लेते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट डेटर स्टॉक, देखिए सारी एसेट है, डेबिट में लिख दें। टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेटर इन्वेस्टमेंट स्टॉक, और कैश का बैलेंस है तो कैश अकाउंट में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और एक आइटम और छोड़ा है मैंने, लोन टू वाई, तो वाई का कैपिटल अकाउंट है, उसके अकाउंट में क्या कर दो, डेबिट कर दो। उसके कैपिटल अकाउंट में ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, टू लोन, ठीक है। यहां डेबिट हो जाएगा। अमाउंट फिल कर लेते हैं। 8 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आगे पीछे हो गया। 8 लाख है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के, इन्वेस्टमेंट के हैं 2 लाख, ठीक है। 8 लाख इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए के, डेटर है 1 लाख रुपए का। बहुत सिंपल तरीके से चल रहा हूं, स्लो चल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद स्टॉक 1.5 लाख, कैश 3 लाख, और लोन टू बाय 1 लाख। 1.5, 1, 3, 1 लाख और ये 3 लाख। ये कॉपी हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे आइटम हमारे कॉपी हो गए। चेक कर लेना, कॉपी में कोई गलती नहीं होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए कैपिटल, 5 लाख, 5 लाख और 3 लाख रुपए कैपिटल में लिख दीजिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स, वाई और जेड। इसके बाद है क्रेडिटर्स 2 लाख रुपए के, प्रॉफिट एंड लॉस है 1.5 लाख रुपए का, उसको समझते हैं अभी। पहले क्रेडिटर्स की बात करें, 2 लाख रुपए, तो क्रेडिटर्स इधर आएगा, लिख दीजिए बाय क्रेडिटर्स, कितने हैं, 2 लाख रुपए। और 1.5 लाख के हमारे क्या हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है, क्रेडिट है तो पार्टनर्स कैपिटल में दे दो, बांट दो। अच्छा, रेशियो क्या है, जरा देखें, रेशियो कुछ लिखा है क्या, कुछ नहीं लिखा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल मान लेंगे। तो ठीक है साहब, यहां लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल 1:1:1, तीनों का लिख दो। 50,000 और 50,000, ये 1.5 लाख रुपए बढ़ गए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे आइटम हम कॉपी कर चुके हैं। बस यार मेरे भाई 30% क्वेश्चन हो गया, कहीं कोई लोड है क्या, परेशान, देखो तुम्हारा भाई है ना, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल लोड नहीं लेना, ठीक है। बिल्कुल प्रोसीजर सेम है और सिंपल है। द फॉर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 1 अप्रैल 2022। एक्स टुक द इन्वेस्टमेंट एट द वैल्यू ऑफ रुपीज 1,90,000। एक्स कहता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट 1,90,000 रुपए में दे दो, तो ठीक है साहब, दे देंगे, क्या दिक्कत। तो यहां लिखिए, देखो इन्वेस्टमेंट है, इसका पेमेंट इधर होने वाला है, तो यहां लिखो कौन ले गया, एक्स ले गया, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, स्पेस कम है। कितने पे ले गया है, 1,90,000 पर, तो यहां लिख दो, यहां से क्रेडिट और यहां डेबिट हो जाएगा, तो यहां डेबिट में लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट। एक्स ले गया है 190 पे, 190, डेबिट क्रेडिट चेक करके चलना मेरी जान, ये हो गया है डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हम।
कैश रियलाइज्ड वॉज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मार्केट में बेचा 9 लाख रुपए मिले, तो ठीक है साहब, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 9 लाख में बिका है, तो यहां बेच देते हैं बाय कैश। पहले नंबर पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने पे, 9 लाख, ठीक है, और कैश अकाउंट में बिका है, तो यहां क्रेडिट हो गया, यहां डेबिट टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख लो फ्री होल्ड 9 लाख रुपीज। कितना आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स 90,000 रुपए रियलाइज हुए कैश में, और स्टॉक से 140, ठीक है, डेटर्स 90, स्टॉक 140। दूसरे नंबर पे आप लिख दो डेटर्स, और क्या था, स्टॉक भी है ना, ये 140, आगे पीछे देख लो यार, गड़बड़ी नहीं हो जाए। डेटर्स 90, स्टॉक 140, ओके। डेटर से 90,000, स्टॉक से 1,40,000, ठीक है। आप चाहें तो एक साथ लिख सकते हैं, 9 1 10, 10 लाख, 11,30,000, तो एक साथ लिख दो 11,30,000। आप अलग अलग भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग लिखने में क्या होता है, डबल इफेक्ट चेक होते हैं। आप यहां लिख दो 11,30,000, तो क्रेडिट हो गए 11,30,000, 11,30,000 डेबिट हो गए। आप अलग अलग भी लिख सकते थे, जैसे मैंने लिखा 9 लाख, 9 लाख, 90, 90, 140, 140, उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, बट क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, और रिलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 20,000 रुपए के, तो ठीक है साहब, क्रेडिटर्स को हमने कितना पेमेंट किया, 5% डिस्काउंट पे किया है। ये लिख दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो पेमेंट आपको ध्यान रख के करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स का पेमेंट। तो यहां लिखिए टू कैश, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए नंबर 1 पे क्रेडिटर्स, 5% डिस्काउंट पे, तो 5% डिस्काउंट कितना होगा, 10,000 रुपए होगा, ठीक है। तो 2 लाख में से 10,000 कम हो गए, तो 1,90,000 का पेमेंट हो गया, और पेमेंट हो गया तो कैश अकाउंट से पेमेंट हुआ है, तो कैश अकाउंट में आप लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में आप लिखें क्रेडिटर्स, ठीक है। वैसे बुक में आपको रियलाइजेशन बार बार लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ क्रेडिटर्स लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। 190 यार, डेबिट क्रेडिट चेक करके चलो यार भाई, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं है डेबिट क्रेडिट के अलावा, सब सीखना भी नहीं चाहता। बात समझ में आ गई, 190 डेबिट क्रेडिट। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज हुए थे, वो भी कैश में हुए, तो आप लिख दो टू कैश, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, हाउ मच इट इज, 20,000, तो यहां लिख दो बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, टोटल लगाइए, टैली करिए, बात खत्म। देखो जरा, प्राइमा फेसिया देखें तो इधर की टोटल मुझे ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है ना, देख लेते हैं, नहीं 8 का 9 मिला, देख लेते हैं किधर की टोटल ज्यादा है। इधर है 2 लाख, 2 लाख प्लस 1,90,000 प्लस 11,30,000, तो ये 15,20,000 होते हैं। इधर कितना है जरा देखें, 8 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1,90 प्लस 20, 14,60,000। यहां है 15,20,000 माइनस 14,20,000, तो 60,000 का क्या आ गया है, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो एक्स वाई और जेड में बढ़ जाएगा, इक्वली, इक्वल रेशियो है, तो 20,000 तीनों को बढ़ जाएंगे ईच, ठीक है। यहां से डेबिट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, जैसे आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करते थे उसी तरीके से, कोई फर्क नहीं, देयर इज नो डिफरेंस, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, ठीक है। बस अब क्या करें जनाब, अब जरा टोटल लगाते हैं, अब जरा टोटल लगाते हैं।
इधर है 5 लाख, ध्यान से देखिएगा, 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000, तो ये हो गया 5,70,000। 570 में से माइनस करेंगे 1,90,000, तो आ जाएगा 3,80,000। ठीक है, मतलब इसको 3,80,000 रुपए देना है, तो यहां से डेबिट करके कहां जाएगा, ये कैश से पेमेंट होगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर तीनों का एक साथ लिख दूंगा मैं। दूसरे का कितना है 5 लाख, इसका भी 570 माइनस 1 लाख, तो ये आ जाएगा 470। ठीक है, और तीसरे का है 3,70,000 और 370। चलिए, तो अब ये सारे बैलेंसेस आ गए, 380, 470, 370, ये पेमेंट हो जाएगा, बात खत्म हो गई। और कैश अकाउंट टैली होगा। देखो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के अंदर हमारा बैलेंस शीट टैली होता है क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है। यहां क्या टैली होगा, कैश अकाउंट, मतलब हिसाब किताब बराबर कर दिया ना, ना 1 रुपए बचा है, ना किसी को देना लेना है, हिसाब किताब बराबर, कैश खत्म हो गए सारे जो थे बाट वोट के। तो बस ठीक है, बाय एक्स वाई और जेड्स कैपिटल, कितना कितना 380, 470 और 370, बस बात खत्म। आप देख रहे हैं टैली होगा। 11,30,000 और 3 लाख कितने हो गए, ये हो गए 14,30,000। यहां भी कितना आना चाहिए, 14,30,000 आना चाहिए, और आएगा 1,001% आएगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूं, देखो ये आ गया 1,90,000 प्लस 20 प्लस 380 प्लस 470 प्लस 3,70,000, ये 14,30,000 आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो कैलकुलेटर तो। 14,30,000 मतलब 100% बैलेंस शीट ये कैश अकाउंट टैली होगा, उसमें कोई दो राय वाली बात है। मैं तो एक ही चीज कहता हूं भाई, मेरी जान, एक ही चीज ध्यान रखो, डेबिट क्रेडिट का ध्यान रख के चलो। पार्टनरशिप फर्स्ट बुक बहुत आसान है। मैं बार बार मेरी ऑफलाइन क्लास में बच्चों को कहता हूं कि यार मुझे तो क्लास 11th से ज्यादा इजी क्लास 12th लगता है, बशर्ते आपको क्लास 11th के 2 चैप्टर आते हो। वो कौन कौन से 2 चैप्टर हैं, एक है जर्नल एंट्री, उसमें भी बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, हल्का फुल्का भी आता हो तो काम हो जाएगा, और दूसरा है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट वाले चैप्टर, जहां डबल इफेक्ट देते हैं, डेबिट क्रेडिट करके चलते हैं। यहां देखो 80% हमारा सिलेबस फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट पर बेस्ड होता है, वो डेबिट क्रेडिट करके चलोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। आप देख सकते हैं अभी तक जितने भी चैप्टर हमने पढ़े, एडमिशन पढ़ा हमने, रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ा, डिजोल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया है, वो सब में वही कॉन्सेप्ट तो लग रहे हैं, डेबिट क्रेडिट। कॉपी करो, डेबिट क्रेडिट करके चेक करो, टोटल लगाओ, टैली करो, यहां भी हमने वही किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर डिसोल्यूशन इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है और एक डिसोल्यूशन फॉर्म क्या है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो किस पर बेस्ड है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है, बिजनेस क्लोज हो गया है, मतलब कैश अकाउंट बन गया। बिजनेस कंटिन्यू होता तो कैश अकाउंट की बजाय क्या बनता, बैलेंस शीट बनता, उसमें रिमेनिंग पार्टनर रहते, उनके रेशियो जरूर बदलते बट बैलेंस शीट बनता। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपल तरीके से क्वेश्चन, आज मैंने सिंपल क्वेश्चन उठाया। अब आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें एडजस्टमेंट थोड़े ज्यादा होंगे। अभी जैसे आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट इसमें थोड़े सिंपल से 2-3 लाइन के एडजस्टमेंट है, वहां पर क्या होगा 5-6 एडजस्टमेंट होंगे, अच्छे अच्छे थोड़े टिपिकल टाइप के होंगे, थोड़े दिमाग वाले होंगे, ब्रेन टीजर वाले एडजस्टमेंट होंगे, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी बहुत आसान होगा। और फिर इस पर जनरल एंट्री कैसे करना है, तो एग्जाम में अगर आप देखें तो या तो वो डिसोल्यूशन की जनरल एंट्री पूछते हैं या फिर वो पूरा क्वेश्चन बनवा के पूछ लेते हैं जैसे 6 मार्क्स में। तो जनरल एंट्री के लिए परेशान नहीं होना है, लेजर बनाना जिसको आता है उसको जनरल एंट्री बनाना आता है। मैं अक्सर ये कहता हूं, हमेशा बच्चों से कहता हूं कि यार तुम्हें घर से कोचिंग तक आने का रास्ता पता है, यानी जनरल एंट्री से तुम लेजर तक आ गए, तो क्या कोचिंग से घर नहीं जा पाओगे क्या, यानी लेजर से जनरल एंट्री नहीं बना पाओगे क्या, बिल्कुल बना लेंगे। तो हमें लेजर बनाना आ गया है, जनरल एंट्री करना बहुत आसान है, करना सिखा दूंगा, एडमिशन में भी सिखाया है, पार्टनरशिप फंडामेंटल में भी सिखाया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इसमें भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वो आने वाली 1-2 वीडियो के बाद आने वाला, तो थोड़ा सा इसमें हम कंफर्ट जोन में ले आऊं मैं आप लोगों को, इसके बाद वो सीखेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद।